लोक व्यवहार अध्याय 11 अपने दुश्मन को जाने और समझे। व्हाइट हाउस में रहते हुए थियोडोर रूजवेल्ट ने यह बात स्वीकार कर ली थी, यदि वे 75 अवसरों पर भी सही प्रमाणित हो सके तो उनकी सफलता में कोई भी रोड़ा नहीं आ सकता। अब यदि 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह विचार है तो आपकी और मेरी क्या गिनती। 55% अवसरों पर भी यदि आप सही हुए तो भी आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक ही दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन यदि 55% अवसरों पर भी आप सही नहीं हैं तो फिर तो आपको किसी और को गलती बताने का कोई अधिकार नहीं है। केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने आंखों से या फिर अपनी आवाज के ढंग से या अपने हाव भाव से भी लोगों को यह प्रतीत करा सकते हैं कि वे सही नहीं है। अब यदि आप किसी को गलत प्रमाणित कर भी देते हैं तो क्या सामने वाला इस बात से सहमत होगा? क्या अपनी गलती मानेगा? कभी नहीं, क्योंकि आपने तो सीधे उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के विचार को नहीं अपनाता, किसी दूसरे के लिए अपनी सोच नहीं बदलता। चाहे आप इमैनुअल कांट या प्लेटो के सारे तर्कों को भी उनके सामने बोल दे तो भी वे अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं आपके सामने एक बात सिद्ध करना चाह रहा हूँ, इस तरह से अपनी बात की कभी भी आरंभ न करें। ऐसा कहकर तो आप सामने वालों को यह बता रहे हैं मैं तो आपसे कई गुना स्मार्ट हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके विचारों को बदल देंगे। यह तो स्पष्ट रूप से चुनौती है। यह सुनकर तो सामने वाले की आत्मा पर चोट पहुँचती है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। परिस्थितियाँ चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, व्यक्ति की विचारधारा को बदल पाना कठिन है। इसे और कठिन क्यों बनाया जाए? स्वयं को दुर्बल क्यों बनाया जाए? यदि आप कुछ प्रमाणित भी करने जा रहे हैं तो इस बात का पता किसी को भी न चलने दे। इस परिस्थिति को पूरी चतुराई से कुशलता पूर्वक संभाले। इसी विचार को अलेक्जेंडर पोप ने सुनिश्चित रूप में इस तरह से व्यक्त किया था। लोगों को कोई भी सबक सिखाते समय पूरी सतर्कता रखनी चाहिए। उन्हें यह ज्ञान नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है। नए विचार को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको अपने पुराने विचार स्मरण हो आए हों। 300 साल पहले गैलीलियो ने यह कहा था, आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते, हाँ आप उसे अपने अंदर से सीखने में सहायता कर सकते हैं। यही बात लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र से कही थी। निश्चित रूप से दूसरे लोगों में अपने आप को अधिक बुद्धिमान बनाने का प्रयास करो, लेकिन यह बात उनसे मत कहो। सुकरात ने भी एथेंस में अपने अनुयायियों से बार बार यही कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अब मैं सुकरात से अधिक बुद्धिमान होने का दावा तो नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने दूसरे को गलत प्रमाणित करना भी छोड़ दिया है और इस बात का मुझे लाभ भी हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे बात कहे जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है और आप पूर्ण विश्वास से जानते हैं कि यह बात गलत ही है, तब भी कुछ इस प्रकार बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरी राय आपसे कुछ भिन्न है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा कई बार हो चुका है जब मैं गलत प्रमाणित हो चुका हूँ, और यदि इस बार भी मैं गलत प्रमाणित हो जाता हूँ तो मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी चेष्टा करूँगा। आइए हम मिलकर तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में जादू होता है। कोई भी व्यक्ति इतना निष्ठुर नहीं हो सकता जो ऐसे वाक्य सुनकर भी क्रोधित हो जाए। हमारी कक्षा के ही एक सदस्य मोटाना के कार डीलर हैरोल्ड रैंके ने अपने ग्राहकों के साथ इस तकनीक का प्रयोग किया था। उनका कहना था कि ऑटोमोबाइल व्यापार के तनावग्रस्त वातावरण में प्रायः ग्राहकों की शिकायत पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे और उदासीन रहते थे। उसके कारण व्यापार में बहुत अधिक हानि होने लगी थी। ग्राहक भी क्रोधित रहते थे तथा पूरा वातावरण बिगड़ने लगा था। उन्होंने हमारी कक्षा को बताया। फिर मैंने अनुभव किया कि मुझे अपनी शैली को बदलना होगा। मैंने अपने ग्राहकों को यह कहना प्रारंभ कर दिया, हमारी डीलरशिप से इतनी त्रुटियां हुई है कि प्रायः मुझे लज्जित होना पड़ता है। आपके प्रकरण में भी संभवतः हमसे भूल हुई है। इस बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह शैली तो ग्राहक के क्रोध को एकदम ठंडा कर देता था और फिर वो अपनी शिकायत अधिक तर्कपूर्ण ढंग से बताता था। अनेक ग्राहकों ने तो मुझे धन्यवाद भी बोला क्योंकि मैं उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनता था। कई ग्राहक तो अपने मित्र को भी लेकर आए ताकि वे अच्छी सेवा प्राप्त कर सके। आज का युग प्रतियोगिता का है और हमारे ग्राहकों को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनकी बात ध्यानपूर्वक सुन सके। यदि आप ग्राहक के विचार को सम्मान देते हुए कूटनीति तथा शिष्टता से व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से अपने प्रतियोगियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। यदि आप यह बात हृदय से मान ले कि आप गलत भी हो सकते हैं तो कभी भी कठिनाई में नहीं घिरेंगे। इससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और सामने वाला भी स्वयं ही आपकी ही तरह निष्पक्ष और विशाल हृदय हो जाएगा। हो तो यह भी सकता है कि सामने वाला भी आपकी ही तरह बोलने लगे कि वह भी गलत हो सकता है। यदि आपको पूरा विश्वास है
कि आपका विरोधी ही गलत है और आप यह बात उससे स्पष्ट रूप से कह दें, तो सोचिए क्या होगा। इसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। मिस्टर एस न्यूयॉर्क के एक युवा वकील थे। वे एक बार यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुकदमे लस्ट गार्डन बनाम लीड कॉर्पोरेशन 280 US 320 में युक्तियां प्रस्तुत कर रहे थे। इस मुकदमे में बहुत सा पैसा दांव पर लगा हुआ था। साथ ही कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी उलझा हुआ था। इसी बहस के चलते सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे पूछा, एडमिरल्टी लॉ में समय सीमा 6 साल की होती है ना? तभी मिस्टर एस ने एक पल रुककर जज से स्पष्ट कह दिया, योर ऑनर, एडमिरल्टी लॉ में तो कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं होती। आगे की कहानी इस वकील ने हमारी कक्षा के सामने बताई। कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया और कमरे का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। मैं स्वयं को सही बताकर और जज की त्रुटि बताकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन क्या इस बात से हमारा व्यवहार मित्रतापूर्ण होगा? नहीं। मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि वह मुकदमा मैं ही जीतता। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी अच्छी तरह से बहस नहीं की थी, लेकिन स्वयं को प्रमाणित करके भी मैं अपनी बात नहीं मनवा सका और मैं मुकदमा हार गया। मेरी गलती केवल इतनी सी थी कि मैंने एक बुद्धिमान तथा प्रसिद्ध जज को गलत प्रमाणित करने की महान भूल की थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क संगत लोग पसंद आते हैं। हम में से अधिकतर तो पूर्वाग्रह से घिरे होते हैं और युगों से चली आ रही मान्यता में ही विश्वास रखते हैं। हम में ईर्ष्या, डर, शंका तथा अहंकार कूट कूट कर भरे होते हैं। हम में से अधिकतर लोग अपने विचार को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते। अब प्रश्न चाहे उनके हेयर कट का हो, रहन सहन का हो, धर्म का हो, साम्यवाद का हो या फिर उनकी प्रिय नायिका का हो। इसीलिए यदि आपने इस संसार के विचारों को बदलने या दूसरे की त्रुटियां ढूंढने का बीड़ा उठा ही लिया है, तो प्रतिदिन नाश्ते के साथ साथ नीचे लिखी पंक्तियों को भी अपने मस्तिष्क में अवश्य उतार ले। ये पंक्तियां जेम्स हॉर्वे रॉबिन्स द्वारा लिखी ज्ञानवर्धक पुस्तक द माइंड इन द मेकिंग में लिखा गया है। वैसे तो हम प्रायः ही बिना किसी प्रतिरोध के अपने विचारों को बदलते रहते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमें गलत प्रमाणित करके विचार बदलने के लिए कहता है, तो हम इस दोषारोपण से चिढ़ जाते हैं और अपने मन में उस व्यक्ति के लिए घृणा पैदा कर लेते हैं। वैसे तो हम अपने विचारों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, लेकिन यदि कोई दूसरा उन्हीं विचारों को गलत प्रमाणित करने का प्रयास करता है, तो हम अपनी उन्हीं विचारों के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं। हमें अपने विचारों से इतना प्रेम नहीं होता जितना कि अपने आत्मसम्मान से। मानवीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द मेरा होता है और बुद्धिमान व्यक्ति इसका सामना चतुरता से करता है। इस मेरे में शक्ति एक सी ही रहती है, चाहे मामला मेरे डिनर, मेरे कुत्ते, मेरे घर, मेरे पिता, मेरे देश या मेरे ईश्वर से संबंधित हो। हमें इस बात से भी चिढ़ होती है कि हमारी घड़ी गलत है या हमारी कार गंदी है, बल्कि हम इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि मंगल की नहरों के बारे में हमारे विचार या हमारा एपिक्टेटस का उच्चारण गलत है या सेली सीन की चिकित्सकीय उपयोगिता के विषय में हमारे विचार सही नहीं है या फिर विश्व युद्ध की तारीखें हमें ठीक से स्मरण नहीं है। हम तो प्रत्येक हाल में अपनी बात को सच मानना चाहते हैं और जब भी कोई दूसरा हमारी मान्यताओं पर शंका जताता है, कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो हमारी सारी इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है और हम उन्हें मान्यताओं से चिपके रहने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी तथाकथित तर्क शक्ति अपनी वर्तमान मान्यताओं के लिए तर्क ढूंढने में पूरी शक्ति से जुट जाती है। ऑन बिकमिंग ए पर्सन नामक पुस्तक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने लिखा है, इस बात को मैं बहुत महत्व देता हूँ कि अपने आप को सामने वाले का दृष्टिकोण समझने की अनुमति दे दूं। यह वाक्य आपको कुछ विचित्र सा तो अवश्य लग रहा होगा, तो क्या दूसरे को समझने के लिए पहले स्वयं को समझना पड़ता है? मुझे तो यही सच लगता है। अधिकतर बातों के संबंध में हमारी पहली प्रतिक्रिया मूल्यांकन तथा निष्कर्ष की होती है और हम दूसरों की बात को समझने का परिश्रम ही नहीं करना चाहते। जब भी कोई व्यक्ति किसी भावना, विचार या विश्वास को व्यक्त करता है, तो हमारी प्रवृत्ति तुरंत यह अनुभव करने लगती है, यह बात मूर्खतापूर्ण है, यह बात सही नहीं है, यह बात तर्कसंगत नहीं है, यह अनुचित है। लेकिन कभी कभी हम अपने आप को इस बात की आज्ञा दे देते हैं कि हम सामने वाले की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करें और फिर उसका दृष्टिकोण भी समझ सके। एक बार मैंने एक इंटीरियर डेकोरेटर को अपने घर की साज सज्जा का काम सौंप दिया, लेकिन उसके द्वारा दिए गए बिल को देखकर मुझे बहुत जोर का झटका लगा। फिर कुछ दिनों बाद मेरी एक मित्र आई और कमरे में लगे नए पर्दे को देखने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर्दे का मूल्य बताया, वह तुरंत बोली,
क्या इतने महंगे पर्दे? तुम्हें तो निश्चित ही उसने लूट लिया। क्या यह बात सही थी? बिल्कुल, उसने मुझे सच्चाई ही बताई थी। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यह स्वीकार कर लेते हैं कि किसी ने उन्हें मूर्ख बनाया है। इसलिए मानव स्वभाव के वशीभूत होकर मैंने भी अपना बचाव करना शुरू कर दिया। मैंने 10 युक्तियाँ प्रस्तुत कर दी, जैसे अच्छी क्वालिटी का सामान तो महंगा ही मिलता है, सुंदर तथा कलात्मक सामान तो बड़े बड़े शोरूम में ही मिलता है, न कि पटरियों पर इत्यादि। फिर कुछ दिनों बाद मेरी एक और मित्र आई जिन्होंने पर्दों की खुले मन से प्रशंसा की। वे कहने लगी, काश मैं भी अपने घर में इतने कलात्मक पर्दे लगा पाती। और इस पर मेरी प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। वैसे मैंने इन पर्दों का मूल्य कुछ अधिक ही दे दिया है। अब तो मैं पछता रहा हूँ कि मैंने इतने बड़े शोरूम में घुसा ही क्यों था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम गलत होते हैं तो मन से तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, और कभी कभी तो इस गलती को दूसरे के सामने भी स्वीकार कर लेते हैं। इससे हम अपनी उदारता तथा खुलेपन का परिचय देना चाहते हैं। लेकिन जब कोई स्पष्ट रूप से हमारी किसी गलती को प्रकट करता है तो हम अड़ जाते हैं और अपने अहंकार को तो चोटिल नहीं होने दे सकते। सिविल युद्ध के समय हॉरिस ग्रीले अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध संपादक थे। वे लिंकन की नीतियों के कट्टर विरोधी थे। उन्हें लगता था कि वे तर्क वितर्क में अपमान से या फिर लिंकन की खिल्ली उड़ाकर उन्हें अपने पक्ष से सहमत कर लेंगे। यह अभियान दिनों दिन बलवान होता गया। जिस रात को बूथ ने लिंकन पर गोलियों की बौछार की थी, उस रात को ग्रीले ने लिंकन के लिए एक अत्यंत कटु, क्रूर, आलोचनात्मक तथा व्यक्तिगत आघात पहुंचाने वाला संपादकीय लिखा था। लेकिन क्या लिंकन कभी भी ग्रीले से एकमत हुए? संभावना ही पैदा नहीं होती। अपमान और उपहास द्वारा ही आप किसी को भी सहमत नहीं कर सकते। अब यदि आप ऐसे सुझाव चाहते हैं जिनसे आपके संबंध दूसरों के साथ मधुर हो जाए, यदि आपको भी अपने व्यक्तिगत में निखार लाना है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यह सबसे उत्तम जीवनी होने के साथ साथ अमेरिकी साहित्य में एक अमर पुस्तक है। इसमें फ्रैंकलिन ने बताया है कि उन्हें अपनी बहस करने की आदत पर कैसे नियंत्रण पाया और फिर किस प्रकार वे अपने आप को अमेरिकी इतिहास के सबसे सौम्य, सभ्य, कुशल तथा कूटनीतिक मनुष्य के रूप में स्थापित कर पाए। अपनी युवावस्था में बेन आवश्यकता से अधिक बहस किया करते थे। एक बार उनका एक पुराना मित्र क्वेकर उन्हें एक ओर ले गया और उन पर सच्चाई के कोरे बरसाने प्रारंभ कर दिया। उसने बेन से कहा, बेन, तुम्हारा स्वभाव कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे विचार तुम्हारे विरोधियों को हथौड़ी की चोट पहुंचाते हैं। तुम्हारे आक्रामक विचार की किसी को भी चिंता नहीं है। तुम्हारे सहयोगी तो यही चाहते हैं कि कैसे तुमसे बचा जाए। तुम में वास्तव में इतना अधिक ज्ञान है तो किसी को भी तुम्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई इतना परिश्रम भी क्यों करेगा कि वह तुम जैसे विद्वान को कुछ समझाए। इसीलिए तुम्हारे पास जितना भी ज्ञान है बस वही रहेगा। दूसरों से तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे और इसमें हानि भी तुम्हारी ही होगी। और इस बात के लिए बेन फ्रैंकलिन प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने इस अपमानजनक आलोचना को बहुत अच्छी प्रकार से लिया। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी महानतम तथा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इस आलोचना में छिपी सच्चाई को भांप लिया। यदि वे अपने विचार और अपने आप को नहीं बदलेंगे तो वे असफलता तथा सामाजिक विनाश के गर्त में गिरते चले जाएंगे। उन्होंने अपनी गलती को मान लिया तथा अपने शब्दकोश से आलोचना तथा बहस जैसे शब्दों को निकाल फेंका। फ्रैंकलिन अपनी जीवनी में आगे बताते हैं, मैंने एक नियम बना लिया है कि अब से मैं दूसरों को कोमल भावनाओं पर सीधा वार तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा और अपनी बात को भी आक्रामक शैली में कहने से बचूंगा। अब से मैं अपनी भाषा में निश्चित रूप से निसंदेह जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मेरी भाषा ऐसी होगी, मुझे लगता है, इस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं समझता हूँ, इत्यादि। अब जब भी कोई व्यक्ति अतार्किक बात कह देता था और मैं जानता था कि वह सही नहीं है, तो भी मैं उसका विरोध सीधे रूप से करने से बचता था। यदि मुझे गलती बतानी ही होती थी तो भी मैं कूटनीतिज्ञ के रूप में बताता था। जैसे अनेक मामलों का परिस्थिति में सामने वाले की बात सही हो सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता था इस मामले में यह सही होगी। मुझे अपनी शैली बदलने में बहुत लाभ भी हुआ। अब मेरी चर्चाएं शांतिपूर्ण होने लगी। अब मैं अपने विचार को बड़े विनम्र तथा शालीन शैली में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता था। इसीलिए वे भी प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात से सहमत हो जाते थे। यदि मैं गलत भी होता था तो भी मुझे घोर अपमान का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि प्रत्येक चीज़ उसी रूप में हमारे पास वापस आती है जिस रूप में हम दूसरे को देते हैं। जब मैं सही होता था तो मेरे विरोधी भी मेरी बात से सहमत हो जाते थे। वे भी तो मेरी ही नीति पर चल रहे थे। प्रारंभ में इस तकनीक पर चलते हुए मुझे अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का हनन करना पड़ रहा था। मुझे बहस किए बिना जीना पड़ रहा था। लेकिन बाद में यही तकनीक
मेरे लिए सहज हो गई और मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। फिर मैंने इसकी आदत के कारण अपने मित्रों तथा सहयोगियों में इसका प्रसिद्ध हो गया कि जब भी मैं किसी नई संस्था का प्रस्ताव रखता था या फिर पुरानी संस्था में कोई बदलाव चाहता था तो वे मेरी बात पर आसानी से सहमत हो जाते थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरी सफलता का यही रहस्य था। तनिक सोचिए, मैं न तो एक अच्छा वक्ता था, बोलने की कला में भी कुशल नहीं था, मेरी शब्दावली भी अधिक लुभावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात मनवा ही लेता था। तो क्या फ्रैंकलिन का यह ढंग व्यापार में भी सफल प्रमाणित हो सकता है? इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण प्रस्तुत है। नॉर्थ कैरोलिना के किंग्स माउंटेन की निवासी कैथरीन ए अल्फ्रेड एक यौन प्रोसेसिंग प्लांट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सुपरवाइजर रहे। हमारी कक्षा में अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी ट्रेनिंग से पहले तथा बाद में एक संवेदनशील समस्या का सामना किया। उनके अनुसार मेरी सबसे मुख्य जिम्मेदारी यह है, मैं हमारे ऑपरेटर को प्रोत्साहित करती रहूं तथा स्तरीयता को बनाए रख सकूं, जिससे हम अधिक से अधिक यौन का उत्पादन करके अधिक पैसा अर्जित कर सके। पहले हमारे पास 2 या 3 तरह के यौन थे और अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अपनी कुछ दिनों पहले ही हमने अपनी रेंज को विस्तृत कर लिया। इसी तरह हमें 12 अलग अलग तरह के यौन से काम करना पड़ा। काम बढ़ जाने के कारण हम अपने ऑपरेटर को अच्छा वेतन नहीं दे पा रहे थे और काम में रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी नहीं कर पा रहे थे। तभी मैंने एक नई तकनीक प्रयोग करने का निर्णय लिया, जिससे हम ऑपरेटर्स को यौन की उस श्रेणी के अनुरूप भुगतान करें जिस तरह वह वर्तमान में काम कर रहा था। इसी योजना को हाथ में लिए मैं एक मीटिंग में गई। अपनी इस योजना को मैं मैनेजमेंट के सामने सही प्रमाणित करना चाहती थी। मैंने उन्हें इस बात की विस्तृत जानकारी दी कि वे कहीं गलत थे, कहीं वे पक्षपात कर रहे थे और किस प्रकार मेरी योजना पर चलकर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। नई योजना पर अपनी स्थिति के बचाव में इतनी अधिक व्यस्त हो गई थी कि मैंने उनके लिए पुरानी योजना से संबंधित समस्याओं को स्वीकार करने के लिए कोई संभावना ही नहीं छोड़ी थी। फिर वह विषय बीच में ही अटक गया। फिर जब मैंने इस कोर्स में बहुत कुछ सीखा तो मुझे अपनी गलती का ज्ञान हुआ। मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और इस बार मैंने उनसे पूछा कि उनके अनुसार समस्या कहीं आ रही है। फिर हमने प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श किया और मैंने उनसे पूछा कि वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ ढंग है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है। बीच बीच में मैंने भी विनम्रतापूर्वक कुछ सुझाव दिए, लेकिन मैंने सिस्टम को विकसित करने का काम उन्हीं को सौंप दिया। मीटिंग के अंत में जब मैंने उसके समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की तो उन्होंने पूरे उत्साह से उसे स्वीकार कर लिया। अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि यदि आप किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से गलत बताते हैं तो उससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। ऐसा करके तो आप अपने स्वाभिमान को आघात करते हैं और स्वयं को उसकी दृष्टि में बुरा बना देते हैं। अब एक और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। यह प्रकरण ऐसा है जो हजारों लोगों को अनुभव हो सकते हैं। न्यूयॉर्क के एक लंबर कंपनी के सेल्समैन आर.वी. क्रॉले वर्षों से कठोर दिल लंबर इंस्पेक्टर को यह बताने में लगे हुए थे कि वे गलत थे। अनेक बहसों में उसने विजय भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ था। क्रॉले का कहना था लंबर इंस्पेक्टर बेसबॉल का अंपायर के भांति व्यवहार करते थे। यदि उन्होंने एक बार कोई निर्णय सुना दिया तो वे इससे टस से मस नहीं होते थे। तभी मिस्टर क्रॉले ने गणित लगाया कि बहस में जीत प्राप्त करने के बावजूद उनकी फर्म को हजारों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तभी उन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया और बहस करने की तकनीक को छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या निकला? मिस्टर क्रॉले ने यह कहानी स्वयं पूरी कक्षा के सामने सुनाई। एक बार प्रातः ही मेरे फोन की घंटी बज उठी। फोन पर एक गुस्सैल तथा चिंतित व्यक्ति ने मुझे बताया हमने उसके प्लांट में जो लंबर सप्लाई की थी वह एकदम घटिया किस्म की थी। उसकी फर्म ने हमारे बाकी माल को उतारवाने से इनकार कर दिया था और अब वे चाहते थे कि उसे स्टॉक उनके यार्ड से जल्दी उठवा ले। लगभग 1/4 माल उतर जाने के बाद लंबर इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी कि लंबर का स्तर अपेक्षित क्वालिटी से 55% कम था, इसीलिए वे माल को वापस करना चाहते थे। यह बात सुनते ही मैंने तुरंत ही उस फर्म के गोदाम में जाकर सारी स्थिति का निरीक्षण करने की योजना बनाई। सारे रास्ते में उस समस्या से निपटने की रणनीति तैयार करता रहा। इस कोर्स में आने से पहले मैं इस परिस्थिति में बहस की होती, लंबे चौड़े नियम बता दिए होते, अपने ज्ञान और अनुभव की लंबी डींगे हाँकी होती, जिससे सामने वाले इंस्पेक्टर के मस्तिष्क में यह बात घुस जाए कि वह गलत था और मैं सही। लेकिन इस बार मैंने कोर्स की अवधि में सीखे गए नियमों का पालन करने का निर्णय किया। जैसे मैं प्लांट में पहुंचा
तो मैंने देखा कि प्लांट का मैनेजर तथा लंबर इंस्पेक्टर पूरी तरह बहस करने तथा झगड़ा करने के मूड में थे। मैं उस ट्रक के पास गया जिससे माल को उतारा गया था। फिर मैंने उससे आग्रह किया कि वे माल को उतारना जारी रखें, जिससे मैं माल की गुणवत्ता की जांच ठीक प्रकार से कर सकूं। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कह दिया कि वे अच्छे तथा घटिया माल को अलग अलग रखता जाए, जैसे वह मेरे आने से पहले भी कर रहा था। कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा और फिर मैं समझ गया कि वह नियमों का गलत प्रयोग कर रहा था और वह जांच भी बहुत निष्ठुर ढंग से कर रहा था। मुझे यह मालूम था कि उस इंस्पेक्टर को हार्डवुड का अच्छा ज्ञान था, लेकिन सफ़ेद पाइन के बारे में वह अधिक नहीं जानता था और यह लंबर सफ़ेद पाइन का था। मैं तो सफ़ेद पाइन का कुशल विशेषज्ञ था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कम ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं चुपचाप देखता रहा और जिन टुकड़े को वो घटिया की श्रेणी में रख रहा था उन टुकड़ों के बारे में पूछता रहा कि उनमें क्या कमी है। मैंने उस इंस्पेक्टर को एक बार भी यह अनुभव नहीं होने दिया कि वह गलत है। मैं तो बार बार उसे यही जताता रहा कि मेरे पूछने का कारण केवल यह है कि अगली बार मैं वैसा ही माल भिजवाऊंगा जैसे उन्हें पसंद है। मैं बार बार उससे यही कहता रहा कि जिन टुकड़ों को वह असंतुष्ट नहीं है उन्हें अलग करता जाए, तो इससे हमारे बीच की दुश्मनी की दीवार पिघलने लगी। मैंने बातों बातों उन्हें यह सुझाव भी दे दिया कि संभवतः वे थोड़ा महंगा माल खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इससे अच्छी क्वालिटी चाहिए थी। इससे उसके मस्तिष्क में यह बात आ गई कि उन्होंने जिस ग्रेड के माल का ऑर्डर दिया, कई रिजेक्टेड टुकड़े इस ग्रेड के माल में बिल्कुल ठीक बैठते थे। फर्म के मैनेजर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्हें वास्तव में अच्छी किस्म के और महंगे माल की आवश्यकता थी। मैं बहुत सतर्क था कि कहीं वह यह न सोचने लगे कि मैं उसी विषय को मुद्दा बनाकर असली मुद्दे से भटक रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। उस लंबर इंस्पेक्टर ने अंततः यह स्वीकार कर ही लिया कि उसे सफ़ेद पाइन ज्ञान या अनुभव नहीं है, और फिर तो वह मुझसे ही प्रत्येक टुकड़े के बारे में जानता रहा। मैं भी उसे पूरी जानकारी देता रहा, लेकिन बीच बीच में मैं यह भी कहता रहा यदि उसे कोई टुकड़ा पसंद नहीं है तो उसे अलग कर दे। अंततः अब वह इस स्थिति में पहुंच चुका था जब किसी भी टुकड़े को गलत बताते समय वह अपराध बोध का अनुभव कर रहा था। फिर वह यह भी समझ गया कि गलती उसी की थी, क्योंकि उसने यह क्वालिटी के माल का ऑर्डर नहीं दिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप मेरे वहां से लौटने के पश्चात उसने एक बार फिर मेरे ट्रक के माल की जांच पड़ताल की। उसने सारे माल ले लिया और मुझे पूरी राशि का चेक भी भिजवा दिया। तो एक छोटे से उदाहरण से, थोड़ी सी व्यवहार कुशलता से और थोड़ी सी समझ से कि सामने वाले की गलती को कैसा छुपाया जाए, केवल इन सब बातों से हमारी कंपनी को दोहरा लाभ हुआ। पहला आर्थिक लाभ एवं दूसरे सद्भावना मिली जो बहुत अनमोल थी। एक बार मार्टिन लूथर किंग से किसी ने पूछ लिया कि वैसे तो वे शांति के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी देश के सबसे बड़े अश्वेत ऑफिसर एयरफोर्स जनरल डेनियल जेपी जेम्स के महान प्रशंसक हैं। तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, मैं लोगों को अपने सिद्धांत पर न तौलकर उन्हीं के सिद्धांत पर तौलता हूँ। हमेशा दूसरे व्यक्ति के विचार का सम्मान करें, भूलकर भी यह न कहे आपकी बात गलत है।